नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इनका टुमारो होना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बाबरी मस्जिद गिराने से जुड़ा है कि ये षड्यंत्र था या नहीं, और भी दूसरे मामले जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सुने जा रहे थे। जज हैं सुरेंद्र यादव, जो रिटायर हो गए थे, उनको एक्सटेंशन मिला। उन्होंने 2300 पन्नों का फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यहाँ पे आपने गौर किया हो, मैंने अतिरिक्त जोर दिया है 2300 पन्नों के फैसले पर। इसलिए हम नेता नगरी में आज लेकर आए हैं इंडिया टुडे से जुड़ी पत्रकार अनीशा माथुर को, जो सुप्रीम कोर्ट लॉ कवर करती हैं। एक दफा पहले भी आई, प्रशांत भूषण के मुद्दे पर हमसे बात की, और अनीशा माथुर ने पिछले 2 दिन लगाकर पूरा 2300 पन्ने का जजमेंट पढ़ा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश में सिर्फ सुर्खियां या ऑपरेटिव पार्ट पढ़ने का बड़ा चलन है। यार बता दो आखिरी में क्या है, वो आखिरी तक कैसे पहुंचे ये जानना जरूरी है। सीबीआई की क्या दलीलें रही, क्या सीबीआई ने पुरजोर ढंग से केस को पेश किया, क्या सबूतों पे पर्याप्त ढंग से काम किया, सरकारी वकीलों का रवैया क्या रहा, जो लोग अपने आप को डिफेंड कर रहे थे उनके तर्क क्या थे, ये सब जानेंगे। अनीशा, आप जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद, और आई एम श्योर आपने लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े बहुत सारे लोगों से बात भी की होगी, कहाँ सबसे विजिबल लूप होल दिखता है आपको सीबीआई की जांच में, जजमेंट में, कहाँ दिखता है? देखिए सौरभ, सीधी तौर पे आप ये देखें तो पूरी 2300 पेज की जजमेंट के बाद आपका सीधा सवाल, और ये सवाल इनफैक्ट जज साहब ने भी उठाया है कि आखिर सीबीआई ने किया तो किया क्या। अगर आप पूरी जजमेंट पढ़ें, एंड मैं आपको कुछ पेजेस भी आपको बताऊंगी, हर जगह पर सिंपल सी बात है, सीबीआई ने कहने को इन्वेस्टिगेशन करी, 295 विटनेसेस वो लेकर आए, कई टेप्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा लेकर आए, लेकिन सिंपल सा काम उन्होंने ये किया कि जो विटनेस लेकर आए वो जिस बात को प्रूव करने के लिए आए हैं वो सबूत सीबीआई ने उठाए नहीं। जो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिखाई, जो फोटोग्राफ्स, न्यूज वीडियोस दिखाए, उनको कभी वेरीफाई किया ही नहीं। जो स्पीचेस चलाई उनकी कभी वॉइस सैंपलिंग एफएसएल को भेजकर ये वेरीफाई ही नहीं किया कि ये आखिर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस पॉलिटिकल नेता ने ये स्पीच दी, ये उसने दी भी थी कि नहीं। तो सिंपल सीधी बात जो ये है, चेन ऑफ कस्टडी कभी ली नहीं गई, वेरिफिकेशन कभी हुई नहीं, फोटोज को बिना नेगेटिव्स के सबमिट किया, और पत्रकारों से तो कुछ पूछा ही नहीं गया। तो अंत में जाके जज साहब ने भी कह दिया कि साहब आप जो मेरे सामने लाए हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो जो एविडेंस मेरे सामने आया है उसमें कुछ एक्शनेबल एविडेंस मेरे सामने नहीं है, तो इसलिए कोई भी चीज कहीं से भी प्रूव नहीं होती। इकलौती चीज ये प्रूव होती है कि हाँ, ये पॉलिटिकल नेता जो थे वो उस वक्त उस जगह पर थे, वो मंच पे आरती कर रहे थे। उन्होंने कर सेवकों को बोला कि आप मिट्टी और पानी लेके जाइए और शुद्धिकरण कीजिए, और उसके बाद कुछ लोग आए जो कुछ भड़क गए, जिनमें से कुछ लड़के चढ़ के उन्होंने गुंबद तोड़ दिया। बाकी क्या हुआ किसी को नहीं पता। दैट इन इफेक्ट इज द जिस्ट ऑफ द इंटायर 2300 पेजेस। एंड ये जो है बहुत हमारी सीबीआई के बारे में, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, हमारी सरकार के बारे में, हमारे मीडिया के बारे में, हमारी जुडिशरी के बारे में, जो एजेंसी को आप सवाल खड़ा करना चाहें, सबके मुंह पर सवाल खड़ा होता है कि साहब आप 25 साल से कर क्या रहे थे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। लिब्राहन कमीशन की फाइंडिंग्स पर भी कुछ जिक्र है, कुछ चर्चा है? थोड़ी बहुत है, खासतौर से इन एस्पेक्ट्स पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द विटनेसेस जो हैं इस केस में। अब एक चीज, सॉरी, ये चीज मुझे पहले भी बोलनी चाहिए थी कि जो विटनेसेस आए, कहने को विटनेसेस कौन आए, आपने उठाए कैमरा पर्सन, पत्रकार और पुलिसकर्मी, और जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। इनमें से कई लोग जो हैं उन्होंने लिब्राहन कमीशन के सामने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन सीधी सी बात यह है, कमीशन की रिपोर्ट जो एज सच है वो जजमेंट में डिटेल में नहीं है। कमीशन को XYZ पत्रकार ने ABC चीज बोली, लेकिन वो ABC चीज जो बोली उसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते।
कितनी सी बात है। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, सीमा चिश्ती एक पत्रकार हैं जिन्होंने लिब्रान कमीशन के सामने भी अपनी स्टेटमेंट इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई रेजिडेंट एडिटर भी थी शायद, अब अभी है कि नहीं पता नहीं। जी, वो उस वक्त एक अपने कैमरा क्रू वगैरह सबके साथ गई थी। उनकी स्टेटमेंट पूरी डिटेल में है कि हाँ जी हम थे, पत्थरबाजी हुई, शोर मचा, तोड़ा फोड़ी हुई, हमने वीडियो बनाया। हमने जो वीडियो जो बनाया वो सेंसर बोर्ड को से जो पारित वीडियो होता है वो हमने सीबीआई को भी दे दिया। लेकिन उसके बाद आगे देखिए, आगे की स्टेटमेंट क्या होती है कि हाँ हमने लिब्रान कमीशन को भी बताया, हमने इनको भी बताया, हमने उनको भी बताया, लेकिन सीबीआई ने कभी हमारे से ओरिजिनल वीडियो मांगा ही नहीं। और क्योंकि ओरिजिनल वीडियो मैं पत्रकार थी, मेरे पास नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन से सीबीआई को निकलवाना था, सीबीआई ने वो कभी किया ही नहीं। इसलिए मैं ये कह रही हूं कि मैंने ये देखा, लेकिन मैंने जो देखा उसका वीडियो सीबीआई के पास ना तो है और ना ही सीबीआई ने जो मैंने एडिटेड वीडियो उनको दिया वो कभी वेरीफाई करवाया। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ठीक है आप कह रही हैं लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए आपके हम मान ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी को देख लीजिए, न्यूज रिपोर्टाज देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, सीबीआई ने बड़ा सिंपल सा खेल किया है। जो उस वक्त एविडेंस निकालना था वो लिया ही नहीं। तो जज साहब भी बेचारे अपना हाथ खड़ा करके कह गए कि हाँ जी मैं 2300 पेजेस में मैंने एक एक स्टेटमेंट, एक एक फोटो, एक एक मलबे का टुकड़ा सब देख लिया, लेकिन इसका मैं क्या करूं। ये बताइए, और इसमें राजदीप जी मैं आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा कि कमीशन के पूरे प्रोसेस में जो बयान हुए, जो रिपोर्ट हुई, और मतलब इसके लिए जोक्स बनते थे कि अच्छा लिब्रान कमीशन को इतनी भी बार फिर से एक्सटेंड किया गया, फिर से एक सिंगल कॉलम की खबर बनती थी, जब उसका वर्डिक्ट में या ट्रायल में कोई लेना देना ही नहीं तो ये कमीशन बनाते क्यों है? 84 के दंगों पे कमीशन, इस पे कमीशन, सिखों को न्याय के लिए कमीशन। अगर आपको उस कमीशन कुछ करना नहीं है तो बनाए क्यों, एक्सटेंड क्यों किया? देखिए सौरभ, मैं इसमें 2-3 बातें जोड़ता हूं। एक तो अभी पहले जो अनीशा ने कहा, हम बार बार जब भी कोई बड़ी घटना होती है, जैसे अभी हाथरस में जो हुई है, वहां भी लोग कह रहे सीबीआई चाहिए हमें। सुशांत का मामला होता है, लोग कहते हैं सीबीआई चाहिए, जैसे कोई सीबीआई में कोई ऐसी बात है जो हमारे लोकल पुलिस नहीं कर पाती, आप सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाइए। सच्चाई ये है कि जब महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन होता है तब आप सीबीआई का रुख देखिए। जैसे उनको एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लोधा ने मुझे लगता है कहा था, इट इज अ केज्ड पैरेट, तोता जो है पिंजरे में है। अब सच्चाई ये है कि सरकारें बदलती है, तोता तो वही है। और ये एक क्लासिक एग्जांपल है, बाबरी मस्जिद केस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि किस तरह से सीबीआई का आप इस्तेमाल करते हैं ऐसे इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि आपको जो जजमेंट मिलेगी आपके फेवर में मिलेगी, जो भी आप चाहते हैं। या तो किसी को फिक्स करना है तो सीबीआई को यूज करते हैं, या किसी को बचाना है तो सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए ना, जो बात, मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं, फोटोग्राफ्स की, आप नेगेटिव्स नहीं देते हैं, आप सिग्नेचर और अटेस्टेशन नहीं करते हैं। प्रवीण जैन जैसे फोटोग्राफर जो है वो अपने सारे फोटोग्राफ, जिस तरह से एक दिन पहले बाबरी मस्जिद के गिरने के पहले जो उन्होंने फोटोग्राफ निकाले थे, जो प्रिपरेशन या ट्रेनिंग के थे, अब वो फोटोग्राफ्स आप अटेस्ट कीजिए और दिखाइए। आप वाकई सीरियस इन्वेस्टिगेशन अगर करना चाहते हैं तो एक तो ये सीबीआई का हवा तो चला गया है कि एक सीबीआई इज द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट क्रेडिबल एजेंसी, कोई विश्वसनीयता नहीं। आई कंप्लीटली एग्री विद यू राजदीप कि जब नॉन पॉलिटिकल होते हैं तब ये बड़े अपने प्रोफेशनल बेस्ट दिखते हैं, लेकिन जहां थोड़े भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन की गुंजाइश होती है, और ये तो खैर पूरी तरह। और आप इसमें एक चीज गौर करिए राजदीप, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढाई गई, कांग्रेस की सरकार, उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार, केंद्र की सीबीआई केंद्र के साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आई, फिर एनडीए की सरकार, फिर यूपीए की 2 सरकारें, और उसके बाद अब एनडीए सरकार है। तो इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि साहब एक ही किस्म के पॉलिटिकल मास्टर थे तो एक नैरेटिव हो गया। सबने लापरवाही बरती और उसको स्टिक की तरह इस्तेमाल किया। देखिए लापरवाही पे तो अगर मैं कुछ एक बार बोल दूं, लापरवाही पे तो आप ये भी तो देखिए, चार्जशीट आपकी आ गई 1994 में, 1997 में चार्ज फ्रेम हो गया, तो 92 से 94 तक में जितना खेल होना था आपका हो चुका है ऑलरेडी। तो उसके बाद किसी भी सरकार को लानत दीजिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का कागज जो एक बार ही जज के सामने आ गया, कॉग्निजेंस पे आ गया, वो तो खत्म हो गया ना। बात तो यहीं पे आके टिकती है कि उसी वक्त जो खेल हो चुका
अब वो तो हो ही चुका है। जैसे राजदीप सर जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ये इन्होंने प्रवीण जैन का नाम लिया, मैं आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट 400-500 पेजेस का डिस्कशन है, एक एक कैमरा पर्सन, एक एक पत्रकार की एक एक स्टेटमेंट को लेकर। सबने क्या कहा है जी, लीडर्स तो स्टेज पे से बोल रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे हमने सुना नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी थी, धूल इतनी थी, लोग इतने थे कि हमें पता ही नहीं। जिसने कह दिया कि नहीं भी मैंने ये सुना, उसका टेप गायब। जिसने कह दिया कि नहीं मेरी फोटो है, इंडिया टुडे के प्रशांत पांचार की फोटोग्राफ जो हमारे छपी सारे में गई, उसके नेगेटिव्स, उसका ओरिजिनल, उसका अटेस्टेशन कभी लिया ही नहीं गया। तो प्रशांत पांचार 25 साल बाद फोटो में अनीशा, प्रशांत हमें क्या पांचार की फोटो नहीं, आप देखिए सबमिट ही नहीं हुई, वही तो अच्छा, हम कह रहे सबमिट ही नहीं हुई। नहीं, आप इंडिया टुडे के कवर स्टोरी देखिए, उस जमाने के इंडिया टुडे, उस जमाने के इंडिया टुडे, जी हाँ जी सॉरी राजदीप सर कह रहे हैं। नहीं, वो इंडिया टुडे के उस जमाने के आप फोटोग्राफ्स देखिए कि पब्लिक काफी वायरल हुई है वो सब। आपने एक सेकंड में इसमें ये अनीशा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने कहा 400-500 पन्ने का डिस्कशन है कि क्या कहा गया, तो क्या बयान दिए गए, मैं ये जानना चाहता हूँ कोर्ट में कि मंच से किस तरह के नारे, क्योंकि जो डिफेंड कर रहे थे अपने आप को, जो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के नेता थे, राम जन्मभूमि आंदोलन जुड़े, वो ये कह रहे थे कि हम मंच से लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे। और एक चीज का बार बार जिक्र हो रहा है, जो अशोक सिंघल कह रहे थे कि कार्यकर्ता कुदाल लेके ना पाए, इसलिए उनको कहा गया कि अब सरयू के तट पर जाइए, एक हाथ में पानी और एक हाथ में बालू लेकर आइए, कार सेवा करिए। और इस पे कार सेवकों का एक समूह भड़क गया और आपस में भी झगड़ा हुआ कार सेवकों के 2 गुट में, ये बात कही जा रही है। और ये माना है कोर्ट ने, ये अच्छा। माना है इनफैक्ट कोर्ट ने कि आपके पास जो एविडेंस है, जो आप स्टेटमेंट्स हमें दिखा रहे हैं, जो स्टेटमेंट टेप्स हमें सुना रहे हैं, उसमें तो ये है सीधा सीधा वो बोल रहे हैं कि हमने तो बोला कि आप बालू लेकर आइए। जो अक्यूज ने अपने डिफेंस में बोला वो भी हमने, वो यही बोल रहे हैं। इनफैक्ट एक मैं आपको बताती हूँ, एक पेज 1323 पर उपेंद्र पांडे हैं, दैनिक जागरण के उस वक्त रिपोर्टर हुआ करते थे, उनकी स्टेटमेंट है कि विजय राजे सिंधिया, अशोक सिंघल वगैरह काफी लोग स्टेज पर थे, मंच पर पूजा कर रहे थे, जब कुछ 30-40 लड़के आए और बोले हम तो मंदिर बनाने आए हैं, मंदिर बना के ही जाएंगे। एंड स्टेटमेंट देखिए आप, उन्होंने राजमाता विजय राजे सिंधिया को भी नहीं पहचाना, उनको भी धक्का देके बैरिकेड पे चढ़ गए और बोले हम तो मंदिर बनाएंगे, और धक्का मुक्की करके आगे चले गए। ये स्टेटमेंट है उपेंद्र पांडे की, जो दैनिक जागरण के थे। लेकिन अजीब बात यह है कि उसी स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, साध्वी रितंभरा स्टेज पर थी, उन्होंने कहा एक धक्का और दो, मस्जिद तोड़ दो। लेकिन उसी के बाद जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ पांडे जी का, तब उन्होंने कहा कि ऐसी मैंने कोई स्टेटमेंट सीबीआई को दी ही नहीं थी। तो आखिर हुआ क्या, कब हुआ, क्या हुआ, किसने क्या देखा, पता नहीं। एक और बताती हूँ मैं आपको स्टेटमेंट, एक सहरनवीर सिंह है, कांस्टेबल थे, जो आउटर कॉर्डन जो बनाया गया था, मजे की बात ये त्रिकोणीय सिक्योरिटी के त्रिस्तरीय सिक्योरिटी पे, जिसको देखिए आपने सबने कहा कि हाँ जी सीआरपीएफ भी थी, पीएसी भी थी, पुलिस भी थी, सब कुछ था, वीएचपी बजरंग दल के वॉलंटियर्स भी थे जो खुद भी अपना फ्रिस्किंग कर रहे थे। अब इनके कांस्टेबल साहब की सुनिएगा जरा, कौन था, कहां से आया था, कोई उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं हुई, भीड़ और धूल के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, पुलिस ने एक भी हथियार वाले को पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया, अगर किसी को भी एक को पकड़ लेते तो स्पष्ट हो जाता कि कहां से है, कौन से संगठन से है। ये आपके कांस्टेबल साहब कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में कि भाई हम तो थे, हम पिट गए, हमें नहीं पता किसने पीटा। एंड यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, ये कई विटनेसेस कह रहे हैं, एक एक करके फोटोग्राफर्स देखिए आप, रिपोर्टर देखिए आप, पुलिस वाला देखिए आप, सब यही कह रहे हैं कि 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ, एक गुट भड़का, जाके ढांचा तोड़ दिया, जो स्टेज पे जो नेता थे वो तो कहते रहेगा भाई शांति रखो। एंड दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज नाउ एक्सेप्टेड कि देखिए जी, वो लोग तो कह रहे थे शांति बनाए रखो, भीड़ भड़क गई तो क्या, मतलब ये कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, जो पूरा आर्गुमेंट का एक पॉइंट था कि वाज इट अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी और स्पॉन्टेनियस, रिजेक्टेड कंप्लीटली, दैट इज रिजेक्टेड कंप्लीटली, कोर्ट हैज सेड इट वाज स्पॉन्टेनियस। नहीं, उसके साथ साथ इस जजमेंट में एक बड़ी बात है, ये कहा गया है कि पाकिस्तान, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था,
Yes. लखनऊ का जो यूपी इंटेलिजेंस ब्यूरो था, उन्होंने कहा था, और ये कई सालों से चल रहा है, कि पाकिस्तानी के कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स कहिए या कुछ लोग भीड़ में एक तरह से शामिल हो गए, वो पूरी तरह से तैयारी करके आए थे, अपने पिकैक्सेस और जो उनके हाथ में हथौड़े वगैरह थे, उन्होंने ये सब करवाया। ऑलमोस्ट लाइक इट इज ये एक तरह से केवल कार सेवकों को आप टारगेट मत कीजिए, बाहर से लोग आए जो उस मॉब में इन्फिल्ट्रेट हुए। अब मैं सोच रहा हूं, ये सब अगर हम कहेंगे तो उस जमाने में मेरे दोस्त बाल ठाकरे जब कहते थे, आई एम प्राउड माय बॉयज हैव डन इट, कि मेरे लोगों ने किया, यार प्रवीण तोगड़िया जो हमेशा मुझे कहते थे, देखिए हमारे लोगों ने एक तरह से दिखाया। अब क्या है, अब आप पाकिस्तान एंगल इसमें ले आए, एंड इट इज नाउ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। एक तो है कि कोई आईबी की रिपोर्ट होती है, अब आप उसे एक ऑफिशियल स्टैंप दे रहे हैं। वर्डिक्ट मिले। अनीशा, इसका जिक्र है वर्डिक्ट में? जी जी जी, तभी तो राजदीप सर कह रहे हैं, क्योंकि जजमेंट में लिखा है, जजमेंट में पूरा पेज का डिस्कशन है कि अगर एलआईयू के पास ये इनपुट्स थे तो इन पे कुछ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। क्योंकि आखिर हुआ ये है कि सब कुछ पढ़ने के बाद जज साहब ने यही कहा है कि साहब आपने ये भी नहीं देखा, आपने वो भी नहीं देखा, यही देख लेते, चाहे पाकिस्तान एंगल ही देख लेते। वैसे राजदीप सर से मैं एक सवाल पूछूंगी, आप जो कह रहे हैं ना सर कि इन बाल ठाकरे ने बताया, तोगड़िया ने बताया, इसने बताया, उसने बताया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जजमेंट की यही है कि सभी रिपोर्टर्स ने कहा है कि हमें किसी ने बताया, सभी हेडलाइनों में चला है कि सभी ने किसी ने हमें बताया, और बाद में अलग-अलग क्लेम भी किया। सीबीआई ने जाके उनसे पूछताछ करी नहीं। साहब देखो तो ये देखो कि जिस रिपोर्टर की स्टेटमेंट है, सीबीआई के एम नारायणन के जजमेंट में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि हमने जाके उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन, भौतिक विवेचन नहीं किया, भौतिक विवेचन नहीं किया, क्योंकि मीडिया वाले तो अखबार बेचने के लिए कहानी गढ़ते हैं। ये लिखा है जजमेंट में, स्टेटमेंट में, कि हम तो ये सोच के हैरान है कि हुआ क्या यहाँ। नहीं, देखिए, आपने पूछा था पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी और उनका क्या रोल है। अब आपको सच्चाई बताते हैं सौरभ और अनीशा, मैं श्री कृष्ण कमीशन के सामने मैं गया था कई सालों पहले, मुझे कहा भी गया था, मुंबई दंगों की जांच के लिए जो बना था, मुंबई दंगों की जांच जो 92-93 के दंगे हुए थे, जब जस्टिस श्री कृष्णा थे, उसके बाद मुझे कहा गया था आप नानावती शाह के सामने भी जाइएगा, उनको भी, जो गुजरात दंगे की कमीशन ऑफ इंक्वायरी थी, उनके सामने मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, लेकिन श्री कृष्णा में हुआ था। अब आप जानिए, वहां कम से कम वो जज जो थे सीरियस थे, तो उन्होंने हर पत्रकार को वहां बुलाकर सीरियसली 3 दिन तक मेरी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। शिवसेना के लॉयर ने किया और दूसरे लॉयर्स ने किया, लेकिन सीरियसली की, बिल्कुल उन्होंने कोशिश की वाकई कि मैं एक ऐसा रिपोर्ट रख सकूं जिसमें वाकई मैंने मेहनत से की है। अब उसका तो कभी कभी कमीशन ऑफ इंक्वायरी से कुछ वाकई आपको ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि ये जो क्या मिला राजदीप जी, श्री कृष्णा कमीशन से क्या मिला बताइए? नहीं, ये मेरा सवाल फिर वही आ जाता है कि ये कमीशन बनते हैं, जांचें होती, एक्शन क्या हुआ? सर, क्योंकि उसके बाद बीजेपी शिवसेना की सरकार आई महाराष्ट्र में, और पहला काम जो उन्होंने किया, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। तो हर चीज को अगर आप उसके बाद फिर कांग्रेस और एनसीपी की सरकार आई, उन्होंने क्या किया? देखिए, ये सब एक दूसरे के कमीशनों की रिपोर्ट पर धूल डालते रहते हैं। मेरे दोस्त, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में है और आप एंटी सीख 84 के दंगे के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट करते हैं, तो क्या वाकई आपको लगता है वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी प्राइम मिनिस्टर या उनके उस जमाने के मंत्रियों को इंडाइट करेगी? नहीं करेगी। अगर आप गुजरात में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाते हैं, क्या आपको वाकई लगता है वो वहां की सरकार को इंडाइट करेगी? नहीं। और जब सरकारें बदलती हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी का रिपोर्ट अगर आपके खिलाफ है तो आप उसे रिजेक्ट करते हैं। तो इस हिसाब से आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप लिबरान रिपोर्ट आज देखें एंड कंपेयर इट टू व्हाट हैज हैपेंड इन लखनऊ, कम से कम उस जज ने कई साल तो लिए, बट आई थिंक देयर वाज अ ग्रेटर अटेम्प्ट टू कम टू व्हाट द ट्रूथ वाज, जो सच्चाई है एक तरह से लोगों के सामने लाने की कोशिश। बिकॉज़ दैट कमिशन वाज नॉट रिलाइंग ऑन सीबीआई's ग्रेट इन्वेस्टिगेशन। अनीशा, बिफोर, मुझे लगता है इससे पहले कि मैं एक छोटी, द बिगेस्ट कैजुअलिटी ऑफ दिस एंटायर बाबरी वर्डिक्ट इज द सीबीआई। ये जो सीबीआई जो है, इट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। में वो जज जो है, जज यादव, उसका लास्ट डे था, वो रिटायर, उन्होंने, आप वेदर इट इज अ प्री प्लान्ड कंस्पिरेसी और नॉट, जज इज नाउ रिटायर्ड, वो बात तो अलग है, बट सीबीआई विल रिमेन विद अस एंड दैट इज द ट्रेजेडी। जैसे मैंने कहा, हर चीज में हम उसी सीबीआई से जांच करवाते हैं, फिर वो सुशांत का मामला हो या अब हम चाहते हैं हाथरस का मामला, एंड लुक एट हाउ द सीबीआई कम्स अप विद एन इन्वेस्टिगेशन।
This is the premier investigation country agency of the country. It's a shame. प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन प्रीमियर- एजेंसी का शाम तो आप ये सुनिए कि नारायणन साहब ने सीधा सीधा एडमिट किया है कि हमने सीआरपीसी के इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किया, हमने तो अपना प्रोसीजर बनाया था, इसलिए जो हमने जो भी कुछ मलबा सीज किया या किसी के घर में रेड करके रजिस्टर सीज किया उस पे कभी ठप्पा ही नहीं लगा। अब ठप्पा नहीं लगा तो रजिस्टर इनवैलिड है, तो वो एडमिसिबल नहीं है। वो एडमिसिबल नहीं है। जज साहब ने बोला मीटिंग हुई थी या नहीं यही बता दीजिए साहब, उन्होंने बोला हमने मीटिंग हुई थी या नहीं, हमने तो वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करा क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि कहानी गढ़ रहा है। आपने सीधे सीधे जजमेंट में अगर आप पढ़े तो सवाल ये उठता है कि सीबीआई ने एक आखिर दिखाना क्या चाह रहे थे कि किस तरह से अनीशा के बोलने में इतना सेंस ऑफ डिसबिलीफ है ना कि ये कर क्या रहे थे सीबीआई सर, मैं वालों 2 से। दिन से कागज टटोल रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा दिख जाए कि अच्छा, कुछ किया before- गया। नहीं, Before I- I'll tell you why the disbelief is justified. ये मामला है 92-93 का। We are in 2020, 27 साल। कितने एक देखिए, आफ्टर बाबरी जो भी उस दिन हुआ दिसंबर 6, उसके बाद क्या हुआ? हजारों लोगों की जाने गई इन कम्युनल राइट्स। अगर मैं उस परिवार से होता तो मुझे आज क्या लगेगा? What will I feel? That nobody demolished the Babri Masjid, that there was no conspiracy at all. कल मैं everything is done on the spur of the moment, सब कुछ spontaneous है, ये क्या चल रहा है? So I think that way the sense of anger, उनका disbelief है, वो गुस्सा क्या है लोगों मैं का? आऊंगा राजदीप जी, उस पॉलिटिकल सवाल पे आऊंगा, वर्डिक्ट का असर, पॉलिटिकल रिएक्शन और आडवाणी जी का भविष्य, मैं इस पर आऊंगा। अनीशा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपने ये पूरा जजमेंट पढ़ा, इसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में चर्चा की, एक चीज होती है सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो आपने कहा ना कि चार्जशीट दाखिल कर दी थी तो बाद में भी अगर कुछ, तो इन्होंने तो जो दाखिल किया उसी को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। दूसरी चीज बात, ठीक से क्या? हाँ किया ही नहीं। दूसरी बात होती है कि किसी कोर्ट में कोई वर्डिक्ट आता है तो आगे के कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है कि नहीं साहब, आई डू नॉट एग्री विद दिस वर्डिक्ट। पर इस पर्टिकुलर केस में जो बहुत ही सपाट लहजे में कहते हैं रफा दफा, अच्छा ठीक है जो हो गया चलो अब आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो के चक्कर में उसी मलबे में जो जस्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी दब गया, वही दब के रह गया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या लीगल सर्कल में इस चीज को लेकर बात हो रही है कि एक तो एक सेंट्रल एजेंसी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए? क्या कभी इस तरह की बात होती है कि आप कैसे भी लापरवाही भरी जांच करके आगे बढ़ जाओगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, आपके डायरेक्टर या दूसरे लोग कुछ भी बोल के निकल जाएंगे? हुआ है सौरभ, आप बताइए, आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, राजदीप सर मुझसे इतने सीनियर हैं, आज तक कभी हुआ है? मुझे 10 साल हो गया लीगल रिपोर्टिंग करते हुए। सिंपल सी मैं आपको बात कहूंगी, कश्मीर से निकले हुए टेररिज्म केसेस देख लीजिए, आरुषि तलवार केस देख लीजिए, 2G देख लीजिए, कोई भी रेप केस दिल्ली का उठा के देख लीजिए, और आज इस वक्त हमारे पास ये 2300 पेज का पोथा जो है वो उठा के देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम नहीं कर रही हैं, ये हर थोड़े दिन बाद उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, दोनों ही बातें हैं। दोनों ही बात, हर थोड़े दिन बाद कुछ ना कुछ हंगामा होता है, उसमें यही बात आखिर जजमेंट में निकल के आती है कि आपने नहीं किया। 2G वाले केस का जजमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है, 2G वाले केस का जजमेंट देख लीजिए, सेम सिचुएशन, 2500 पेज का जजमेंट। ओपी सैनी साहब क्या लिख के गए कि मैं महीनों तक इंतजार करता रहा कि कोई एक्शनेबल एविडेंस ला दो साहब, जो फाइल आई अनसाइंड आई, अगर आई तो अधिकारी मुकर गए, तो इस फाइल का मैं क्या चार्ज डालूं? सिंपल, क्लियरली ओपी सैनी ने जजमेंट में लिखा है कि मेरे सामने एक्शनेबल एविडेंस ही नहीं आया, मैं ट्रायल क्या करूं। सेम चीज यहाँ पे इस जजमेंट में लिखी है कि मेरे पास आप सिंपल से देखिए, चार्जशीट के कागज साइंड नहीं है, सीजर जो हुआ है, मलबा जो सीज हुआ है, रजिस्टर जो सीज हुआ है, सीजर मेमो पे ठप्पा नहीं है, सीजर मेमो साइंड नहीं है। आपके आईओ कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ उसका नक्शा नगरी बनाया ही नहीं गया, जो बना कुछ दिनों बाद सीपीडब्ल्यूडी वालों ने बनाया, हम तो साहब वहां गए नहीं। आप फिर कह रहे हाँ हम एक बार ही हॉस्पिटल गए थे ये देखने कि कितने लोग इंजर होके आए, हॉस्पिटल के हमारे पास लिस्ट है, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग इंजर होके गए उनकी हमने पूछताछ नहीं की, हमने तो सिर्फ रिपोर्टर लोगों से, कैमरामैन लोगों से पूछताछ करी। पूछताछ जो करी सो ये करी कि कैमरामैन लोगों से ये पूछताछ करी कि बेटा तुमको किसने पीटा? कैमरामैन ने बोला मुझे भीड़ ने पीटा, मुझे क्या पता किसने पीटा। उसके बाद बात वहीं खत्म, किसने पीटा की भी जानकारी नहीं है। As a media person right now, 28 years after the fact,
मैं अगर ये देख रही हूँ कि मेरे सीनियर रिपोर्टर्स, मेरे सीनियर फोटोग्राफर्स जो बुरी तरह पिट के आए थे, हड्डी पसली तोड़वा के आए थे, उनको किसने पीटा, पर उन्हीं की फोटोग्राफ्स पे ये भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि भीड़ में आखिर था कौन। तो इन्वेस्टिगेशन हुई क्या, मुझे आज अभी नहीं पता है। तो ये जजमेंट देखिए या कोई भी जजमेंट देखिए, इन्वेस्टिगेशन को अगर आपने स्कटल करना है तो सबसे आसान तरीका है कि आईओ साहब कागज पे साइन नहीं करेंगे, जज साहब उस कागज को देख भी नहीं सकते, फिर जज साहब कहेंगे कि मैं क्या करूं। एंड दैट इज नॉट न्यू, दैट इज हैपनिंग इन अ डिस्टर्बिंगली फ्रीक्वेंट फैशन in very important cases across the country, and that is something that we need to highlight, that is something जिसके बारे में हमें चीख के कहना पड़ेगा कि ये है क्या। चलिए आखिरी सवाल मेरा, अनीशा यू कैन आल्सो ज्वाइन इन दिस डिस्कशन। राजदीप, व्हाट विल बी द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन इफ एट ऑल, एक जो सेंस ऑफ अदरिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, राजनीतिक गोलबंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंस ऑफ विक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। और कई लोगों ने कहा कि देखो इसी केस का हवाला देके आडवाणी जी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, कि मामला चल रहा है, अब बरी हो गए। वो तस्वीर चली जिसमें प्रतिभा, उनकी जो बेटी है, हाथ पकड़े हैं और वो जजमेंट सुन रहे हैं, तो अब बरी हो गए हैं, तो उनका क्या होगा? क्या कोई संभावना है कि आगे उनका एक सम्मानजनक राजनीतिक सेटलमेंट हो? मतलब प्रकारांतर से क्या वो प्रेसिडेंट की रेस में आ गए? इस तरह की बातें हुई, क्या कहना है आप दोनों का? देखिए, एक बात तो है, वन ऑफ द आयरनीज जिसे कहते हैं इस पूरे मामले का, कि इतने सालों बाद एक तरह से आडवाणी जी बरी हुए हैं, और एक ऐसे समय जब उनका राजनीतिक करियर एक तरह से बिल्कुल खत्म हो चुका है। ही इज इन रिटायरमेंट, मार्गदर्शक मंडल कहिए जो भी है, मुरली मनोहर जोशी भी उसी स्थिति में, वो भी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, उन पर भी एक तरह से ये केस इतने सालों तक चला है। अब जितने भी ऐसे बड़े व्यक्ति हैं, विनय कटियार मार्जिनल बन गए हैं यूपी के पॉलिटिक्स में, उमा भारती एक तरह से सेमी रिटायरमेंट में है, तो उनको कोई फायदा उस तरह से राजनीतिक फायदा नहीं होगा। जो भी हो, मुझे उस दिन आडवाणी जी के कोई नजदीकी कह रहे थे, अगर आज कमला जी होती, उनकी जो पत्नी है, उनको कैसे लगता, कितनी खुश होती। आडवाणी जी ये हमेशा कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। सुधींद्र कुलकर्णी जो उनके नजदीकी है, वो मुझे कह रहे थे आडवाणी जी हैज बीन विंडिकेटेड। पर विंडिकेटेड वो सब ठीक है, आज की तारीख में उनके एक राजनीतिक करियर पर एक तरह से फुल स्टॉप आ गया है। इसके साथ साथ जो बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज जो है, उनकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, उनकी फीलिंग कि ये जो कानून है वो हमारे खिलाफ है। एक तो बात टाइटल डिस्प्यूट तो हो गई, यहां जो क्रिमिनल केस थी उसमें भी उनको लगता है, और जब मैं मुस्लिम समाज का यूज कर रहा हूं, केवल ओवैसी वगैरह छोड़ दीजिए, वो तो नेता है, आम मुसलमान जो है उसे लगता है कि सिस्टम जो है, मस्जिद गिर जाती है, कंस्पिरेसी की बात होती है, और फिर आप कहते हैं किसी ने नहीं किया, सब बरी हो जाते हैं। मॉकरी ऑफ जुडिशियल एक सेंस ऑफ एंगर सिस्टम जो है, तो जो आज अनीशा में डिसबिलीव की बात है, मुझे लगता है आम मुसलमान उसमें गुस्सा है, वो दिखाता नहीं है, वो दिखा भी नहीं सकता है, और एक तरह से क्योंकि राजनीति बदल गई है, जमाना हिंदुत्व की राजनीति का है, तो एक जो सेंस ऑफ कि सिस्टम मेरे खिलाफ है, ये जो है ना, ये जो एक मूड बन गया है, ये और बढ़ेगा। और ये मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जब एक इतना बड़ा समाज, इतने बड़े समाज को एक तरह से आप किनारे करते हैं और उनको, उनका कानून में विश्वास चला जाता है। आप नेताओं को छोड़ दीजिए, आम आदमी को, क्योंकि अगर आप कल कहें, एक तो नो वन किल्ड जेसिका, तो बात छोड़ दीजिए, बट नो वन इन अ वे ब्रॉट डाउन बाबरी मस्जिद, ये क्या बात हुई? और ये कहना कि ये सब स्पॉन्टेनियस था, ऑन द स्पर मोमेंट था, इसका मतलब है कुछ भी कल कर लो आप स्पॉन्टेनियसली। दूसरी चीज राजदीप इसमें ये है कि एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, जिसपे लेके अलग अलग लोगों का क्लेम है, एक सिविल सूट चल रहा था, उसको गिराया गया। अब कहा गया कि कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं है क्योंकि एक्शनेबल एविडेंस नहीं थे, पर गिरा तो है, कुछ लोगों ने तो किया है, चाहे वो सुनियोजित साजिश के तहत किया हो या ना किया हो, पर सजा तो किसी को भी नहीं हुई। तो यही तो है ना, क्योंकि क्या किसने तोड़ा पे तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं ना। हाँ, सीधी बात यह है कि सीबीआई ने भी एडमिट किया है कि हमने किसने तोड़ा पे इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं करी है। ऑर्डिनरी लोगों का क्या रोल था उस पे हम गए ही नहीं, हम सिर्फ राजनीतिक साजिश के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और उसके बारे में जो हमें मिला हम ले आए। अच्छा अनीशा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कोर्ट के सामने आडवाणी जी और बाकी लोगों के बयान क्या हुए, क्योंकि वर्डिक्ट में उसका भी जिक्र होगा विस्तार से। हाँ, पूरा विस्तार से जिक्र है, सबने पूरा डिनाई किया है वो। अगर आप थोड़ा लीडिंग फिगर्स के बारे में बता सके।
वेल उन्होंने सीधी सीधी बात ये कही है कि हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि शांतिपूर्ण सांकेतिक कार सेवा होनी है, जो भी हंगामा मचा, जो भी कंस्पिरेसी की बात हुई, वो मीडिया ने फेक न्यूज बनाई है पॉलिटिकल रीजंस के लिए। और ये सीधा सीधा एक से एक लेके सबने ये कहा, वीबी सिंह, रामविलास वेदांती, विनय कटियार, जय भगवान पवैया, ये एमएम जोशी, एलके अडवाणी, सब ने एक स्वर में एक ही सेंटेंस कहा है कि साहब हम पे तो झूठा आरोप लगाया गया है। जी हाँ, हम वहां स्टेज पर थे, हम वहां गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से सांकेतिक कार सेवा करने के लिए गए थे, और हमने तो ये कहा कि सरयू के तट से बालू और जल लाओ, उसके अलावा हमने कुछ नहीं कहा। जो भी हुआ वो उस वक्त हुआ और हमारे कहने के खिलाफ हो गया। इनफैक्ट इफ आई कैन जस्ट रीड आउट वन पॉइंट हियर, साध्वी रितंभरा की एक स्टेटमेंट है 313 में जो उसने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने यही कहा है कि हमने तो सांकेतिक कर सेवा का कॉल दिया था, और जो कंस्पिरेसी की बात हुई वो, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स थी कि 4 तारीख को और 5 तारीख को मीटिंग्स हुई इन सभी सीनियर लीडर्स के बीच में, जिसकी कुछ मीडिया पर्सन ने कहा कि हाँ जी हमने फोटोज खींची है कि ये सब बैठे हैं साथ में। अब फिर वही ढाक के 3-5 फोटोज तो कभी प्रूव हुई नहीं, तो इन्हीं सब ने कह दिया कि नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई थी, हम तो सीधा वहां आए थे, हम तो साल भर से कह रहे थे कि हम वहां जाएंगे, हम तो सिर्फ वहां जाने की बात थी, वो कंस्पिरेसी थोड़ी होती है। और वो जज साहब ने भी माना है कि भैया आप अगर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो तो ना कंस्पिरेसी हुई ना क्राइम हुआ, जाइए, हम क्या कैसे रोके आपको। ये एक स्टेटमेंट और है, गजानन दास गांधी यादव करके हैं, वो वहां के एक लोकल लीडर थे तब, उनकी स्टेटमेंट सुनिए जरा। देवी शक्ति ने क्राउड पर कंट्रोल ले लिया था, जो उमा भारती जी और साध्वी रितंभरा जी ने नारे दिए तो थे, लेकिन ऐसा कोई नारा नहीं दिया गया कि कुछ वायलेंस होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे थे कि सांकेतिक प्रोटेस्ट होगा। जेबी पवैया जो उस वक्त स्टेट वीएचपी के सेक्रेटरी थे, जय भगवान पवैया, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने भी यही कहा है, सॉरी इसमें जय भगवान लिखा है तो मैं वही पढ़ रही हूँ कि उनके इंटरव्यूज, बाय द वे, उनको कन्फ्रंट करवाया गया उन्हीं के इंटरव्यूज से जो उस वक्त अखबारों में छपे थे। उन्होंने क्या कहा, झूठी खबर है साहब, मैंने ना कोई ऐसा इंटरव्यू दिया, ना मैंने इंटरव्यू में ऐसा कहा कि उनके खिलाफ ये एलिगेशन थी कि उन्होंने कॉल किया था कि ललकार सप्ताह हमने कॉल आउट किया है, उसकी वजह से सब आएंगे, लोग आएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। उन्होंने कहा अव्वल तो मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, और अगर दिया भी होगा तो मैंने ऐसी बात कभी कही नहीं, जो भी है सब फेक न्यूज है। अब सिंपल सी बात है, आप 25 साल बाद जब आपने कोई वेरिफिकेशन नहीं करी है, आपके सामने एक आदमी खड़ा होके कह रहा है मैंने ये नहीं बोला, और उसके सामने आप कन्फ्रंट करवा रहे हैं किस चीज से, अखबार की कॉपी से भी नहीं, अखबार की फोटोकॉपी तक जज साहब के सामने नहीं है, कोर्ट के सामने क्या है, टाइप्ड कॉपी ऑफ द न्यूज रिपोर्ट एंड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द टेप, जिसके ऊपर किसी का वेरिफिकेशन नहीं है, किसी का सिग्नेचर नहीं है, आधे से ज्यादा इन कागजात पर रिपोर्टर का नाम तक नहीं है। तो पवैया साहब ने कह दिया मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जो रिपोर्टर था जिसने कहा कि नहीं मैंने इंटरव्यू लिया था, उससे पूछा गया आपकी ओरिजिनल नोटबुक कहाँ है, उसने कहा साहब वो तो नोटबुक तो ऑफिस में जमा हो गई, मुझे और अगर ओरिजिनल नोटबुक की भी जरूरत थी तो सीबीआई को तभी सीज करनी चाहिए थी, वो करा ही नहीं। वही तो बात है, हर बात वही तो मैं इसीलिए मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जज साहब ने भी, अगर आप जजमेंट देखें, एफआईआर जितनी एफआईआर हुई, एक एक एफआईआर की पूरी डिटेल छापी गई है इस जजमेंट में, चार्जशीट की सारी डिटेल छापी गई है इसमें, कितना कागज आया, क्या आया, क्यों आया, कौन आया, किसने क्या कहा, सब छापा गया है। लेकिन अंत में क्या होता है, आपको मैं एक बहुत ही हिला देने वाली चीज, एक फोटोग्राफ है जिसमें 2 आदमी हैं, अब मैं उन आदमियों का नाम नहीं लूंगी, वो दोनों मेन अक्यूज्ड माने गए थे। अब उस फोटोग्राफ में 2 आदमी हैं जो एक मलबे का टुकड़ा हाथ में लिए जीप के ऊपर पोज कर रहे हैं, जिस मलबे के टुकड़े पे लिखा है ये मस्जिद मीर बाकी ने बनवाई। वो फोटो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी होगी, दुनिया ने देखी, बहुत फेमस फोटो है। उस फोटो का नेगेटिव, उस फोटो का वेरिफिकेशन कभी नहीं हुआ, इसलिए जज साहब ये नहीं देख सकते कि उस फोटो में जो आदमी है वो ये अक्यूज्ड आदमी है कि नहीं। एंड ऑफ स्टोरी। यू हैव just very happily by simply deciding कि मैं ठप्पा ही नहीं लगाऊंगा, जाओ कर लो जो करना।
ये तो हमारे पास एविडेंस आया है। तो हम जब डिस्कशन कर रहे हैं कि जजमेंट में क्या है, क्योंकि अगर वो आदमी आके कहते नहीं भाई ये तो मैं हुई नहीं, इतने सारे लोग थे, इतनी धूल उड़ रही थी, फोटो में भी मिट्टी ज्यादा है, इंसान की शक्ल कम है, मैं थोड़ी हूँ, कोई भी हो सकता है। अनीशा, एक आखिरी सवाल। कल्याण सिंह उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस बात को लेकर खूब बात हुई, नरसिम्हा राव के भी कंटेक्स्ट में जो प्रधानमंत्री थे और कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, कि टाइमली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको इंटरवीन करने के लिए ऑर्डर नहीं दिया गया, वरना भीड़ को रोका जा सकता था वायलेंट होने से या इस तरह का। इस तरीके की किसी पार्ट पे बात हुई कल्याण सिंह से? काफी हुई है, कल्याण सिंह से हुई है, वहाँ के एरिया के डीएम से हुई है, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह सबको ड्यूटी पे लगाया था, सबका है। सीआरपीएफ के सुपरिटेंडेंट्स की और सीनियर ऑफिसर्स की, कमांडेंट्स की स्टेटमेंट से सब है। क्या कह रहे हैं? अगेन आई विल टेल यू दिस, एंड बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली देयर, अगर आप एक सेकंड वो क्या कह रहे हैं कि देखिए कि होम सेक्रेटरी प्रभात कुमार जो उस वक्त यूपी के थे, उनका ऑफिस नोट है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में, जो 5 तारीख को डिस्कशन हो रहा है कि बहुत लोग आ रहे हैं, गड़बड़ होगी, कुछ करना है। ऑर्डर क्या जाता है कल्याण सिंह साहब की तरफ से? रिटन नोट में लिखा है कि सीआरपीएफ को यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फायरिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी। सबसे पहले तो ठीक है, भीड़ है, धार्मिक स्थल है, अगर आप गोली चलाने की परमिशन दे देते तो और बहुत बहुत और बुरा हो सकता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है? ऑफिस नोट में यह है कि सिक्योरिटी की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन उस दिन सीआरपीएफ को बुलाने की परमिशन नहीं मिलती है। और सेंटर से जो बात हो रही है उसमें, और सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है, उस दिन सेंटर ने नहीं भेजा। अगले दिन जब हंगामा शुरू हुआ तब बोला गया कि हाँ जी सीआरपीएफ बुलाइए। तो सीआरपीएफ के जवान जो कुछ दूरी पे कैंप में थे वो आना चाह रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में कार सेवक इंक्लूडिंग लेडीज सड़कों पे लेट गई, तो सीआरपीएफ की गाड़ियां दूर वहीं की वहीं रुक गई, तो सीआरपीएफ नहीं आई। और जब तक बोला गया कि नहीं भाई उन्हें बुलाइए, कुछ करवाइए, तब तक जो होना था हो चुका। जो आपकी 3 टियर सिक्योरिटी थी सो कॉल्ड, वो तो सीधा सीधा हाथ खड़े करके कह रही, वो तो 3 टियर सिक्योरिटी के जितने कांस्टेबल्स हैं सब बेचारे अपना पे पत्थर खा के, हाथ पैर तोड़ा के हॉस्पिटल बैठे हैं। उनका तो सिंपल है कि हमने तो खूब कोशिश की भीड़ को रोकने की, भीड़ इतनी थी कि लाखों की भीड़ थी, हम थे, कई टुकड़ियां पुलिस की थी, कई टुकड़ियां पीएसी की थी, लेकिन वो इनफ नहीं था। तो और उससे भी ज्यादा क्या, हमारे रस्से भीड़ ने छीन लिया, हमारा राइट गियर भीड़ ने छीन लिया। इनफैक्ट हमारे रस्से में लाठी बांध के उसी रस्से से ढांचा गिराया। ये तो आपके कांस्टेबल वो रस्से इस्तेमाल करके, क्या रस्से वाली सीढ़ी बना के चढ़ गए ऊपर? अब इतना डिस्क्रिप्शन जजमेंट में है कि हमारे रस्से इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ बांधा और उससे ढांचे पे अटैक किया, ये एक स्टेटमेंट में है। तो पुलिस जो थी वो ना कुछ कर पाई, ना कुछ करने की हालत में थी। सीआरपीएफ को टाइम पे बुलाया नहीं गया। सरकार ने, कल्याण सिंह ने भी, जो होम सेक्रेटरी की स्टेटमेंट है, डीएम ने भी, सबने अपनी स्टेटमेंट में बोला ये है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ भी घपला, क्योंकि बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, कार सेवक संगठन सबने हमें एफिडेविट पे लिख के दिया था कि हम कुछ नहीं गड़बड़ होने देंगे, हम शांति बना के रखेंगे। और हम उनकी बात मानकर हमने अपने हिसाब से पुख्ता इंतजाम किए थे। लेकिन लाखों की भीड़ आ जाएगी और भीड़ इतनी तरह से उत्तेजित हो जाएगी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे।